वेलकम व्यूअर्स, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे हैं और गॉस लॉ में काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं। तो शुरुआत गॉस लॉ का हुआ था, हम लोग एरिया वेक्टर के विषय में जाने थे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना सीखे और उसके बाद गॉस लॉ की परिभाषा सीखे। अभी पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे कि दो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज था, उसके समीप विद्युत क्षेत्र जो कि 3 रीजन में आपका आ रहा था वह सीखे। अनंत लंबाई के चालक तार के समीप विद्युत क्षेत्र निकालना सीखे। तो काफ़ी आगे तक हम लोग बढ़ चुके हैं गॉस लॉ में। कूलम्ब लॉ की सहायता से गॉस लॉ को प्रूव किए थे, गॉस लॉ की सहायता से कूलम्ब लॉ को प्रूव किए थे। तो चैप्टर या लगभग आपका गॉस लॉ समाप्त होने के लिए है, लेकिन फिजिक्स की खूबसूरती प्रॉब्लम सॉल्विंग में है। यानी कि अगर जब आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपको अंदर से वह कॉन्फिडेंस अंदर से मन में नहीं महसूस होगा। तो इस कारण से आज का क्लास में हम बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम जो कि एकदम गॉस लॉ से रिलेटेड है और एकदम सिंपल भी है, आप लोग को पता भी होगा बहुत सारे क्वेश्चन का, क्योंकि एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप एक बार नहीं पढ़े रहिएगा तो एग्जाम में कंफ्यूज होइएगा। वहाँ पे आपको होगा कि डॉट प्रोडक्ट होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होगा, Q/T एप्सिलॉन नॉट होगा या Q/T 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रॉब्लम आप लोग को आज का क्लास में करवाए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, सबको मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। पहले एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र E हो। क्या कह रहा है? किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र E है तो उस स्थान पर A क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न में से किससे ज्ञात होगा। तो आपको विद्युत फ्लक्स का परिभाषा भी बताए थे कि कोई एरिया के लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। मान लीजिए कि यह कोई एरिया है, ठीक है, और इस एरिया को हमने कहा था वेक्टर कैसे बनाएंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह परिमाण हो गया, और इस पे इस तरह से अभिलंब डाल दिए, वह इसका दिशा बताएगा। मान लीजिए कि इसका अभिलंब n की दिशा में है, और यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, E है। तो जरूरी नहीं है कि इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र हो सकता है आपका इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र हो, दोनों के बीच कुछ एंगल आपका थीटा बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या बताए थे, E डॉट ds, और इसका क्या करते थे, सरफेस इंटीग्रल करते थे पूरा एरिया के लॉन्ग, और जो कि आपका हो जाता था E, और सारा ds मिलके क्या बन जाता था, A मिल जाता था। तो बेसिक चीज यह आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई एरिया A है और विद्युत क्षेत्र E है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होगा, E डॉट A। जिसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, E A cos थीटा। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था आपका, तो कंफ्यूज नहीं होना है। E क्रॉस A नहीं होगा, E A नहीं होगा, E बाई A नहीं होगा, क्या होगा, E डॉट A होगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है। अगर विद्युत क्षेत्र किसी स्थान पर E है तो किसी A, देखिए एरिया है लेकिन वेक्टर के फॉर्म में है, तो एरिया वेक्टर A से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई किसके बराबर हो जाएगा, E डॉट A के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एकदम सिंपल है, गॉस के नियमानुसार। पहला ऑप्शन है फाई बराबर Q/T एप्सिलॉन नॉट, जो कि सही भी है, क्योंकि गॉस का नियम क्या कहता है, तो किसी गॉसियन पृष्ठ से या बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q/T एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। कोई जान नहीं है इसमें भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है आवेशित खोखले, ध्यान से देखिए, आवेशित मतलब आवेशित है, खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
होती है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्या कर रहा है। पहला तो कर रहा है कि कोई खोखला चालक है, ठीक है, और आविष्ट है, यानी कि इस पे क्या है, मान लीजिए धनावेश ऋणावेश कुछ भी इस पे आवेश इस तरह से दिया हुआ है, और अंदर से यह क्या है, खोखला है। अच्छा से समझिए। तो कह रहा है कि आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यह आविष्ट चालक है और इसके अंदर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे आपका पी है, या पी पॉइंट चालक के अंदर में है। अब इस बिंदु पी पे हमको विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता निकालना है तो मन में कल्पना कीजिए कि पी से क्या हो रहा है। इस तरह से देखो डॉटेड दिखा रहे हैं कि एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। तो अगर कोई खोखला आपका गोलीय चालक था, उसके अंदर कोई भी बिंदु पी ले लिए जहां पर हमको क्या करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था, तो वहां से एक गॉसियन पृष्ठ का मन में कल्पना कर लिए। अब इस गॉसियन पृष्ठ से होकर मान लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरा फाई, जो कि निकालते हैं आप लोग E.ds करते हैं। तो फाई बराबर क्या होगा, तो E और डॉट ds कीजिएगा, इसको इस तरह से इंटीग्रेट कीजिएगा पूरा सरफेस एस के लिए। लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है, यहीं पे ध्यान से समझ लो, कभी गलती नहीं होगा, कि अगर बिंदु P पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना था, एक गॉसियन सतह का कल्पना कर लिए, इससे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालेंगे E.ds करेंगे। लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है। तो अब यहीं पे मेन आपका टर्म, यही चीज समझना मेन चीज है आपको, कि आपने गॉसियन पृष्ठ खोखला चालक, खोखला गोलीय चालक के अंदर गॉसियन पृष्ठ का तो कल्पना कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकाल लिया E.ds करके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और बराबर होगा गॉस लॉ से Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन क्या इसके अंदर कोई आवेश है, ध्यान दीजिए, यह जो गॉसियन पृष्ठ आपने कल्पना किया, क्या इसके अंदर कोई आवेश है, कोई आवेश नहीं है। और यह भले खोखला गोला के लिए है, लेकिन कोई भी कंडक्टर होगा, याद रखिएगा, कोई भी चालक अगर आपके पास है तो सारा आवेश पृष्ठ पे रहेगा, अंदर में चालक के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। यह आगे भी चर्चा करेंगे। और यह तो वैसे भी खोखला गोला है, तो जो भी आवेश है वह क्या है, इस पृष्ठ के बाहर है। इस पृष्ठ जो गॉसियन सरफेस भी है, इसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है। तो फाई बराबर E.ds बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से E बराबर क्या, तो E.ds आपका Q ही 0 हो गया, तो E भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो अभी केवल संक्षेप में हम इसका चर्चा कर दिए हैं। आगे और भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालना होगा तो वह भी देखेंगे। लेकिन मेन चीज अभी यहाँ से अच्छा से समझ लीजिए कि अगर कोई यह चालक था जो कि आपका कह रहा खोखला गोलीय चालक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो अंदर खोखला है, कोई पॉइंट P ले लिए और इससे गॉसियन सतह की कल्पना कर लिए। तो इस गॉसियन सतह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E.ds निकाल लेंगे आसानी से, और गॉस लॉ से वह Q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो Q क्या होता है, चार्ज इनक्लोज, यानी इस गॉसियन सतह जो P से होकर गुजर रहा है उसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो 0 हो गया। तो E.ds 0 हो गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, बहुत आसान है। कह रहा है एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, इलेक्ट्रिक डायपोल इंग्लिश में उसको कहेंगे। तो क्या कह रहा है कि मान लो कि इस तरह से कोई बंद पृष्ठ है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल स्थित है। इलेक्ट्रिक डायपोल अच्छा से आप लोग पढ़ रहे हैं क्या होता है, तो
समान परिमाण के विपरीत आवेश को अल्प दूरी पर रख देने से जो निकाय बनता है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। तो कोई बंद पृष्ठ इस तरह से है आपका, कैसा भी पृष्ठ ले लीजिए, बंद होना चाहिए और उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लीजिए। तो जब यह इलेक्ट्रिक डायपोल है निश्चित रूप से क्या होगा, तो एक आवेश माइनस Q होगा तो दूसरा प्लस Q होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से होकर कुल विद्युत फ्लक्स फाई होगा। सिंपल सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है गॉस लॉ से, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ Q क्या है, चार्ज इंक्लोज यानी पृष्ठ के अंदर का नेट चार्ज है। तो एक माइनस Q है तो एक प्लस Q है। जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा तो दोनों आवेश साथ में होगा, तो नेट आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि नेट आवेश Q के जगह पे जैसे ही जीरो कीजिएगा फाई आपका क्या हो जाएगा, जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, जीरो। तो अगर कोई बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम हम लिखते हैं और लास्ट में हम कुछ स्क्रीनशॉट आपका वीडियो के अंत में लगा देंगे बुक से ही, जो कि आप लोग सिंपल रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे का कुछ प्रॉब्लम हम लोग और देख लेते हैं। बहुत सिंपल बुक से बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पे रख रहे हैं आप लोग का, और बेसिक क्वेश्चन है एकदम, या माइंड में रखिए, कोई एक्स्ट्रा हाई फाई नहीं है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है, वायु में स्थित एकांक धनावेश जिसको कि पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई का मान होगा। तो कोई एकांक धनावेश है, मान लीजिए कि वायु में स्थित है और इस पे एकांक धनावेश है, मतलब क्या है, Q बराबर 1 यूनिट है। तो इससे होकर कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो धनावेश से आप कोई भी गॉसियन सरफेस का कल्पना कीजिएगा, ठीक है, इसके चारों ओर, और इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मान लेते हैं फाई है, और गॉस लॉ क्या कहता है, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो Q का वैल्यू यहाँ पे आपको दे रहा है 1, एकांक धनावेश है तो फाई बराबर क्या हो गया, 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी घुमा फिरा के आपको गॉस लॉ ही पूछ ले रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है एक आवेशित चालक, कोई चार्ज कंडक्टर है, कंडक्टर आप लोग जानते होंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, चालक, सुचालक, यह सब, कुचालक, अर्धचालक, ये सब हम लोग को पढ़ना भी है। कुछ बेसिक आप लोग 9th-10th में भी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो काफी अभी स्कोप है हम लोग को, काफी डिटेल में चर्चा इस सब पे भी होगा, करंट वगैरह में आएंगे। तो अभी देख लीजिए, एक आवेशित चालक कोई चार्ज कंडक्टर के सतह पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यानी कि कोई भी आपका कंडक्टर है, किसी भी साइज का चालक है, उसके सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो याद कीजिए विद्युत बल रेखा के गुण में लिखाए थे कि चालक की सतह से लंबवत निकलती है और लंबवत ही समाप्त भी होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा याद रखिएगा, चालक के सतह से लंबवत होती है। कंफ्यूज नहीं होना है कि टेंजेंशियल होती है, 45 डिग्री पर होती है, बिल्कुल नहीं। जब भी होगा तो कैसे होगा, सतह के लंबवत होती है। तो याद रखिएगा इस चीज को कि विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक के सतह के हमेशा लंबवत होगी। अगला पॉइंट पर आ जाइए। कह रहा है द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति, द्रव का कोई बूंद है, जैसे पानी का ही बूंद है, ठीक है, तो गोलाकार होता है, जानते हैं कि न्यूनतम एरिया यानी न्यूनतम एनर्जी स्टेट को प्राप्त करना चाहता है, तो गोलाकार होता है। और वह क्या होता है, तो सरफेस टेंशन के कारण सिकुड़ना चाहता है, उसका एक्चुअल प्रवृत्ति क्या होता है, सिकुड़ने का होता है। तो मान लीजिए कि कोई द्रव का आपके पास एक बूंद था और इस पे चार्ज दे दिए, इस तरह से मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दे दिए या निगेटिव चार्ज दे दिए, ठीक है। तो अब एक्चुअल में होगा क्या
कि इस पे जो मान लीजिए अगर पॉजिटिव चार्ज आपने दिया तो यह आवेश आप जानते हैं कि समान आवेश क्या करता है, एक दूसरे को दूर धकेलता है। तो ई वाला आवेश इसको दूर कहेगा जाओ हमसे, ई वाला इसको कहेगा दूर हटो, सब आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, दूर धकेलने लगेगा। तो उसका सिकुड़ने का प्रवृत्ति अब क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, घट जाएगा। तो क्या होगा, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। यहाँ तक देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। और भी कुछ प्रॉब्लम हम रखते हैं तो देख लीजिए जल्दी से सब लोग। बहुत सिंपल है। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। तो यह तो हम लोग निकाले ही थे। अनंत लंबाई का चालक तार था, क्या किए थे, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए थे और बिंदु P पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले थे, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। तो यह तो हम लोग अलग से आपका लेक्चर में कर ही चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, तो अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। इसमें तो गलती होने का चांस ही नहीं है। आगे देख लीजिए, आवेशित खोखले गोलाकार चालक, जिसको हॉलो स्फीयर भी कहिएगा, के केंद्र पे पहला में कर रहा है विद्युत क्षेत्र एवं विभव दोनों शून्य होगा। तो यह चीज हमेशा याद रखो कि जब भी आपको चालक रहेगा, चाहे वह गोलाकार हो, कैसा भी चालक हो, चालक के अंदर कोई आवेश जमा नहीं हो सकता है। पहला बात, जो भी आवेश रहेगा वह हमेशा चालक के पृष्ठ पर रहेगा और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। तो यह चीज माइंड में रखिएगा। तो आवेशित खोखला गोलाकार चालक है तो विद्युत क्षेत्र उसके अंदर क्या होगा, शून्य होगा, लेकिन विद्युत विभव शून्य नहीं होगा। तो विद्युत विभव अभी पढ़ाया भी नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग, तो ध्यान रखें कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव नहीं, यह आपका आंसर होगा। और वीडियो पूरा आप लोग अभी देखिए, चूंकि आगे यह सब हम सिंपल जल्दी से वन लाइनर कर दे रहे हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल आप लोग को लास्ट में कराएंगे और कुछ स्क्रीनशॉट आप लोग को दे देंगे पढ़ने के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग अब आपका इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हम खत्म ही कर लिए हैं और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा एग्जाम में भी आप लोग को नहीं पूछेगा। तो जल्दी से देखिए, आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। तो जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि आवेश का समतल चादर एक सीट अगर है, यानी चार्ज का केवल एक लेयर था और अनंत विस्तार की समतल चादर था, तो उसके समीप विद्युत क्षेत्र r पे निर्भर नहीं कर रहा था और किसके बराबर हो रहा था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो रहा था। जस्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब सेम क्वेश्चन को देखो, पूछने का तरीका कैसे चेंज कर दिया। बिल्कुल यही चीज है, आपको सारा चीज पता है लेकिन पूछने का तरीका चेंज है। कह रहा है निम्न में किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्रोपोर्शनल है r पे पावर 0। ध्यान से देखिए, अब किस कंडीशन, 4 कंडीशन दे रहा है, बिंदु आवेश, विद्युत विध्रुव आवेश के अनंत आकार की समतल चादर और अनंत लंबाई का रेखीय आवेश। अब किसके लिए E प्रोपोर्शनल होगा r पे पावर 0। तो ध्यान से समझो, किसी भी चीज पे पावर 0 दीजिएगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि E प्रोपोर्शनल टू 1 हो गया, यानी E किस पे डिपेंड कर रहा है, तो R पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी E प्रोपोर्शनल टू R पे पावर 0 से क्या निष्कर्ष निकाले, तो चूंकि R पे पावर 0 में R आएगा ही नहीं, क्या हो जाएगा 1। किसी भी चीज पे पावर 0 दीजिएगा क्या हो जाएगा 1। मतलब कि E का वैल्यू R से क्या है, स्वतंत्र है। तो जस्ट हम लोग पढ़े कि अनंत विस्तार के समतल चादर के लिए E R पे निर्भर नहीं करता, यानी R से स्वतंत्र होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आवेश के अनंत विस्तार की समतल चादर के लिए, यह आपका आंसर बहुत आसानी से हो गया। अगला कह रहा है L लंबाई के भुजा वाले एक घन के केंद्र पर Q आवेश स्थित है।
तो आपको यह क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे। कोई घन है, मान लीजिए कि घन इस तरह से बना लेते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर है, चर्चा हम किए भी थे कि जैसे यह रूम ही है मान लीजिए, तो रूम क्या है, एक बंद गॉसियन पृष्ठ है, तो घन में कितना पृष्ठ होता है मेन चीज यह है। तो फर्श और छत 2 और दीवार 4, टोटल कितना हुआ 6 पृष्ठ होता है। तो कह रहा है कि एल लंबाई के भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है। तो मान लीजिए कि रूम ही आपका घन है, उसके केंद्र पे क्यू आवेश स्थित है, तो रूम आपका क्या हो गया, गॉसियन पृष्ठ हो गया। और गॉस लॉ क्या करता है कि किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाई किसके बराबर होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। तो 6 पृष्ठ है आपके रूम में या आपके घन में, कितना पृष्ठ है, 6 पृष्ठ है। तो चूंकि 6 पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एक पृष्ठ से कितना गुजरेगा, तो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है एकदम। 6 पृष्ठ से टोटल गॉस लॉ ही कर रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। तो पूछ रहा है कि किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, तो क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन। और चूंकि आवेश आपका घन के केंद्र पे है, तो 6 पृष्ठ उससे क्या है, समान दूरी पे है, सिमेट्री पे है, तो सभी से बराबर बराबर फ्लक्स गुजरेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ, इसलिए एक पृष्ठ से क्या हो गया, क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, समय रहेगा तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कह रहा है आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलन है, सिलेंडर है, ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि बेलन का अक्ष विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है। बेलन के पृष्ठ से कुल फ्लक्स फाई होगा। बहुत सिंपल है, देख लीजिए, आप लोग के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो हमको रिजल्ट चाहिए। आप लोग इसका वैल्यू कीजिए ध्यान से कम पढ़ के रिजल्ट कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम कहे थे कि कोई बेलन रखा है और कैसे रखा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र को इस तरह से दिखाते हैं, समांतर रेखा से, या तो विद्युत क्षेत्र रेखा में आप लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं। तो मान लीजिए कि कोई रीजन है, ध्यान से पिक्चर देख लीजिए, और उसमें विद्युत क्षेत्र इस तरह से आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। अब बेलन को ऐसे रख रहा है, मान लो यह कलन भी आपका बेलन है, तो इसको इस तरह से रख रहा है कि बेलन का अक्ष क्या होगा, लंबाई के अनुदिश होगा। तो बेलन का अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है, इस तरह से मान लीजिए आपका बेलन रखा हुआ है। तो बना देते हैं इसी के लंब, हमको क्या दिक्कत है, इसी के लंब हम क्या किए, एक बेलन को इस तरह से बना दिए, देख लीजिए। तो यह बेलन है और इसका अक्ष किसके समांतर है, विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है। तो अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि बेलन के पृष्ठ से कुल फ्लक्स फाई होगा। टोटल फ्लक्स हम लोग पहले भी निकाले थे अनंत लंबाई के तार में भी, इसमें भी देख लीजिए। तो अगर यहाँ पे यह आपका क्या है, अगर यह बेलन है तो एक इंड कैप है जो कि समतल है, तो ऊपर का समतल पृष्ठ और नीचे का, यह दोनों पृष्ठ आपको मान लेते हैं कि इससे आपका फ्लक्स φ1 है, इस समतल पृष्ठ से फ्लक्स φ2 है, और वक्र पृष्ठ से फ्लक्स मान लेते हैं φ3 है। यानी बेलन में कितने तरह का सतह है, पहले भी चर्चा किए हैं। तो एक वक्र पृष्ठ है, यह इंड का आपका प्लेन सरफेस है, और यह दोनों, यह और यह आपका इंड कैप है जो कि समतल है, और ये वक्र पृष्ठ है। तो अब अगर इस तरह से बेलन रखा हुआ है, तो इस समतल पे अगर नॉर्मल डालेंगे, वह किसके लॉन्ग जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लॉन्ग जा रहा है। यानी कि दोनों समतल कैप इसमें और इसके दिशा में विद्युत क्षेत्र किसके समांतर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ए के। मान लेते हैं इस समतल कैप का एरिया वेक्टर इसका ए है। तो अब देख लीजिए
कि अगर इस समतल कैप से तो विद्युत क्षेत्र और इस पे जो अवलंब डाल रहे हैं दोनों समान दिशा में है, तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा। ठीक इसी तरह से इस कैप पे तो विद्युत क्षेत्र का दिशा यहाँ पे केवल ध्यान दीजिए कि विद्युत क्षेत्र का दिशा कैसे है, तो इस तरह से अंदर की ओर है, जबकि इस पे आउटवर्ड नॉर्मल किधर आएगा, तो बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और नॉर्मल दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और नॉर्मल दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ध्यान दीजिए एक कैप पे विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों का दिशा क्या है, समान है, जबकि इधर वाले पे क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र तो अभी भी उधर ही है, लेकिन इसका नॉर्मल हमेशा कहते बाहर की ओर होता है, तो यह इधर की ओर है। और वक्र पृष्ठ पे अगर कोई छोटा सा एरिया लीजिएगा तो इसका नॉर्मल किधर है, ऊपर की ओर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। अगर वक्र पृष्ठ का पहले अगर इस कैप का φ1 माने हैं तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, तो E डॉट ds या dA कह लीजिए। ठीक है, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो E तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और dA सारा जुड़ के क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और एंगल कितना है, तो E और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच एंगल क्या था, 0 था। तो φ1 बराबर हो गया आपका E इंटू ए। किसके लिए लिख रहे हैं, इस कैप के लिए, इस पोजीशन के लिए आपका हो गया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में था। अब φ2 के लिए क्या हो जाएगा, तो E डॉट ए करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो EA cos 180 डिग्री, और सबको पता है cos 180 का मान क्या होता है, -1। तो यह आपका φ2 हो गया -E। और φ3 तो सबको पता है कि वक्र पृष्ठ है, तो क्या हो जाएगा, तो E डॉट ए कीजिएगा, जिसको कि लिखेंगे तोड़ के, तो EA cos 90, क्योंकि वक्र पृष्ठ में दोनों के बीच एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो यह तो हो गया 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जान के समझने के लिए हम इतना तोड़ दिए हैं, तो ऐसे तो चाहते तो केवल टिक करा देते। तो इस कैप पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों का दिशा सेम था, दोनों के बीच एंगल 0 है, तो EA cos 0 क्या हो गया, EA φ1 इससे EA हो गया। इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी दिशा में है, नॉर्मल इसका ऑब्वियस है, इधर हो जाएगा, तो E डॉट ये किए तो φ2 क्या हो गया, -EA, और φ3 आपका, तो इसका नॉर्मल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो गया, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका हो गया φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 आपका निकाले हैं EA, φ2 हो गया -EA, और φ3 हो गया 0। सब कट के क्या हो गया, 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। देख लीजिए ध्यान से। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और लास्ट में कुछ स्क्रीनशॉट हम आपका बुक का लगा देते हैं क्वेश्चन आंसर का, आप लोग उसको ध्यान से कर लीजिएगा। धन्यवाद। अगला क्लास में और फिर हम लोग इंटरेस्टिंग चीज पे चर्चा करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट आपका क्लास रहने वाला है। कैपेसिटर का भी बैकग्राउंड तैयार है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चाहे नहीं कीजिए, आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि आप लोग जुड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। धन्यवाद।